नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। प्रचार पर क्या बैन लगा, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। आज शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के धरना पॉलिटिक्स से। बंगाल में, कोलकाता में गांधी के महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल पर जिस तरह से ये आर पार की जंग चल रही है, ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने आज शाम 8 बजे तक कैंपेनिंग यानी चुनाव प्रचार से पर बैन लगा दिया है। तो वो धरने पर बैठ गई हैं और बैठी कहां पर हैं? गांधी जी की मूर्ति के सामने, वहां पर कहा ये कहकर कि ये डेमोक्रेसी पर आक्षेप है। 12 तारीख को जो उन पर बैन लगा है, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये डेमोक्रेसी ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र गणतंत्र पर आक्षेप है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयुक्त को, ईसी को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज तक कह डाला। ये भी कह डाला कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर नाच रहा है चुनाव आयोग। लेकिन वही चुनाव आयोग है जिसने आज राहुल सिन्हा पर 48 घंटों का कैंपेन बैन लगाया है। वही चुनाव आयोग है जिसने दिलीप घोष को भी टोका है और कहा है कि इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए कि गांधी मूर्ति पर धरने पर जो बैठ गई हैं, करीब 1.5 घंटे में ममता बनर्जी गांधी मूर्ति अकेले भी बैठी हैं। तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने उनके साथ आने की इजाजत नहीं दी गई है। ममता बनर्जी का यह धरना चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक दिन पहले ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी। अब ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक रैली में मुस्लिम वोटर्स को के वोट ना बांटने की अपील की थी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को शैतान तक कहा था। अब चुनाव आयोग की इसी बयान पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अब चुनाव आयोग इस मामले में ममता बनर्जी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उनके जवाब में भी कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां थी। अब इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने के उसको दोषी मानते हुए और आईपीसी की कई धाराओं में उनको गुनहगार मानते हुए उन पर एक कार्रवाई की है। अब धरने पर अकेली बैठी ममता बनर्जी ने पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। अब कहीं ना कहीं अगर आपका स्टार कैंपेनर चुनाव नहीं कर पाए तो कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे कि किसी तरह की सिंपैथी, किसी तरह से ममता बनर्जी पर अटेंशन हो। और प्रचार ना किए बना भी धरना पॉलिटिक्स के जरिए कम से कम अपनी बात वो लोक जनता के सामने रख सके और तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ तो कर सके। कहीं ना कहीं ये पूरा जो है ये एक सोची समझी नीति है, रणनीति है। पर चुनाव आयोग को सवाल उठाना, सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ जनता को भड़काना, शीतलकुची में जिस तरह से कुछ बिहार में जिस तरह से वहां पर फायरिंग हुई, जिस तरह से जो घटना घटी, उस पर भी आरोप यही लगाया चुनाव आयोग ने कि आपने भड़काया, आपने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को जाकर घेरिए, और जबकि गलत तरीके से उसे जेनोसाइड भी करार कर रही है तृणमूल कांग्रेस। अमित सिंह कोलकाता से हमारे साथ लाइव हैं। अकेली बैठी हैं ममता बनर्जी, कहीं चुनाव के बाद पूरी तरह अकेली तो नहीं रह जाएंगी? क्या ये स्ट्रैटेजी जो है उन्हें 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण में जो क्रिटिकल फेजेस हैं, कम से कम 160 सीटें हैं, इसमें क्या तृणमूल कांग्रेस को कुछ मोमेंटम मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी उन्हें? देखिए, और इसी वजह से जो है ममता बनर्जी जो है वो अनशन पर बैठी है। देखिए, चुनाव आयोग ने तो भले ही 24 घंटे का चुनाव प्रचार के लिए बैन लगा दिया है आनंद, लेकिन धरना पॉलिटिक्स करके वो चर्चा में रहना चाहती हैं। और यही वजह है कि इस वक्त गांधी जी की मूर्ति के नीचे वो बैठ कर पेंटिंग करें। मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर अकेले बैठी हुई हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी अकेले इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई भी दूसरे नेता के साथ यहाँ पर बैठने नहीं दिया गया, उसकी इजाजत नहीं दी गई, ना ही वो अपने पार्टी का बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर वो बैठ सकती हैं। आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी का ये बैन है और बैन जैसे ही खत्म होगा, सबसे पहले ममता बनर्जी यहाँ से जाएंगी बारासात यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दूरी पर है और वहाँ पर 8:30 बजे वो कैंपेन करेंगे और उसके बाद वहाँ से दोबारा विधाननगर आएंगे। बारासात और विधाननगर की दूरी अगर देखें तो 15 किलोमीटर की है और 9:15 बजे विधाननगर आएगी। यानी जो समय बैन का है उसमें ये धरना पॉलिटिक्स और धरना बैन का समय
है। जैसे खत्म होगा 8 बजे वो सीधे बारासात और बारासात के बाद विधाननगर जाएंगी, क्योंकि उनकी भी नज़र, ममता बनर्जी की नज़र अगले 4 चरणों में है कि किसी भी तरीके से धरना पॉलिटिक्स करके सिंपैथी लें। सिंपैथी लेने के बाद जो है वो किसी भी तरीके से ज़्यादा सीटें जीते। अगले जो 4 फेज बचे हुए हैं उसमें कोलकाता शहर बहुत महत्वपूर्ण है, बैरकपुर के इलाका, नॉर्थ 24 परगना का इलाका है, वहाँ पर चुनाव होने, तो ऐसे दार्जिलिंग में होने हैं चुनाव। तो जाहिर तौर पे वो हर सिंपैथी लेना चाहती हैं। जिस तरीके से केवल यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी को ही सिंपैथी और चर्चा में रहना तो चाहेंगी, लेकिन किस तरह की भीड़ वहां जमा हुई है, लोगों का क्या कहना है, क्या लोगों पर वो एक इम्पैक्ट बना पाएंगी? क्योंकि जब उनके पैर पे चोट लगी थी तो जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बैकफायर हुए हैं। क्योंकि नंदीग्राम में ही लोग थे जिनसे मैंने भी बात की, उनको बुरा लगा था कि लोगों पर ये आरोप लगाया। फिर तृणमूल कांग्रेस ने बात बदली, अटैक से फिर चोट हो गया, फिर गुंडे हो गए, फिर कहा कि लोकल थे या फिर बीजेपी के थे, फिर उन्होंने कहा ये बाहरी थे, नंदीग्राम के नहीं थे। हर बार उनको गोलपोस्ट बदलते रहना पड़ा। यहां पर क्या उनके बयान तो सबने सुने हैं और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से उनके बयान को कोट करके कहा, एक तो आपकी बयान और उस पर आपकी जो दलील है दोनों ही आपत्तिजनक है। और उन्होंने यह भी कहा कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री होकर इस तरह की बयानबाजी करना आपके लिए गलत है। और अमित सिंह, जिस तृणमूल कांग्रेस ने कल चुनाव आयोग को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज बताया, वो आज क्या कहेंगे जब राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगा है और दिलीप घोष पर भी एक्शन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, दिलीप घोष को भी नोटिस जारी हुआ है। राहुल सिन्हा को जो है 48 घंटे के लिए बैन किया गया और राहुल सिन्हा को तो नोटिस भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया कि उन्हें बैन किया जाएगा। उनको सीधे ही कहा गया, कोई जवाब तलब नहीं, सीधे राहुल सिन्हा को कहा गया कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे अगले 48 घंटे। और जो दिलीप घोष को नोटिस दिया गया, उनसे जवाब तलब किया गया। मैं एक बार देखिए, एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई ममता बनर्जी जहाँ अनशन पर बैठी हुई है, दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर यह दिखाता हूँ कि ये जो सड़क है, इस सड़क पर थोड़े बहुत संख्या में आपको टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको अगर एक विजुअल दिखाना चाहूँगा तो कुछ कार्यकर्ता कुछ जरूर उधर बैठे हुए हैं जो लज्जा के हाथ में कटवेज लिए हुए हैं, डेमोक्रेसी किल के कटवेज लिए हुए हैं, चुनाव आयोग को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो उस दूसरी तरफ तो ये नज़ारा यहाँ का है। जो सामने की सड़क है वो सुचारू रूप से चल रही है। सामने की जो सड़क है मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए बसें जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। तो ममता बनर्जी यहाँ अनशन पर बैठी हैं, कुछ थोड़े बहुत तादाद में यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में 4-5 लोगों का धक्का मारने वाला, पैर टूटने वाला अगर बयान देखें तो जिस तरीके से बैकफायर हुआ था, कहीं ये भी कहीं बैकफायर ना हो जाए जिस तरीके से धरना पॉलिटिक्स हो रही है। तो टीएमसी के जो नेता हैं वो बहुत फूक कर कदम रख रहे हैं अब, क्योंकि नंदीग्राम में उन्होंने देख लिया कि बैकफायर हो रहा है। और उसके बाद जो है ममता बनर्जी जब यहाँ पर अनशन पर बैठी है तो कुछ नहीं कर रही है, केवल पेंटिंग कर रही हैं। और जैसे ही 8 बजे इनका ये बैन खत्म होगा वो सीधे जाएंगी बारासात, और बारासात के बाद विधाननगर जाएंगी। कैसे बाई रोड जाएंगी या चौपर के जरिए जाएंगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन देखिए मैं एक बार दोबारा आपको दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ। जो सामने की जो सड़क है ये जो सड़क है ये सुचारू रूप से चल रही है। ममता बनर्जी बैठी हुई है और कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता आसपास यहाँ पर जरूर हैं। देखिए ममता बनर्जी कोलकाता में बैठी हैं, कोलकाता में अगले चरण में चुनाव होना है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोकल मीडिया शायद पूरा ध्यान ममता बनर्जी पर होगा। तो बिना चुनाव प्रचार किए ही धरने पर बैठी ममता बनर्जी क्या एक तरह से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर पा रही हैं, चर्चा में रख पा रही हैं तृणमूल कांग्रेस को और अपने आप को? यह भी एक बहुत सोची हुई स्ट्रैटेजी है, लेकिन यह क्या कारगर सिद्ध होगी? एक तरफ वहां तृणमूल कांग्रेस के लोग के जितने नेता हैं सब पूरी तरह से उन्होंने कड़ी निंदा की है इस बैन की और इसी पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बैन का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से जनता को उकसा रही थी और कुछ पर्टिकुलर समुदाय को और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, उसके लिए तो उन्हें यह कैंपेन बैन होना ही चाहिए था। इसी का फैसला पूरी तरह से सही है। आइए सुनते हैं। ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रहीं। और
वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम वहाँ की इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको चुनाव से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय ना मानते हुए और रास्ता में उतर कर आंदोलन कर रही है। और ये अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने फिर से वार्निंग दी है। किसको? शुवेंदु अधिकारी को, क्योंकि उन्होंने 29 मार्च को एक स्पीच दी थी जहां पर जिसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दे दिया था, फाइल किया था रिप्लाई। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से उन्हें एडवाइस किया है, हिदायत दी है कि आप इस तरह की बातें ना करें, ऐसे स्टेटमेंट्स ना करें। और जब खासकर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स, ये उन्होंने कहा है, वार्निंग दी है शुवेंदु अधिकारी को भी 29 मार्च को जो उनकी स्पीच थी। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। नीरज, बताइए। आनंद, बिल्कुल, शुवेंदु अधिकारी ने एक सभा के दौरान ये कहा था कि ममता बनर्जी को बेगम बताया था और ये कहा था कि अगर कोई भी मतदाता ममता बनर्जी को वोट देता है तो वो मिनी पाकिस्तान को वोट करेगा। इसके अलावा चुनाव चिन्ह, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, उसको भी धार्मिक भावना से जोड़ने की कोशिश की थी मतदाताओं के सामने। तो चुनाव आयोग ने इन तमाम बयानों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना था और नोटिस भेजा था। जवाब शुवेंदु अधिकारी का आया। शुवेंदु अधिकारी ने ये जरूर कहा कि उनकी कोई भावना नहीं थी भड़काऊ बयान देने की और कोई व्यक्तिगत मंशा से नहीं दिया गया बयान था। लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें चेताया है कि आगे इस तरह का बयान न दे, क्योंकि अभी भी 4 चरणों का चुनाव बाकी है और ऐसे में उन्हें हिदायत दिया है चुनाव आयोग ने कि आने वाले वक्त में इस तरह का बयान उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। जी, और खासकर और शायद इसीलिए इस वजह से कि शुवेंदु अधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि आगे से वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे और चुनाव आयोग और मॉडल कोड का वो सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। कहीं जस्टिफिकेशन नहीं किया गया है किस तरह की उन्होंने बातें की हैं। और इन्हीं पर सवाल उठाए थे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कि भाई राहुल सिन्हा का क्या, दिलीप घोष का क्या और शुवेंदु अधिकारी का क्या। चुनाव आयोग ने तो सब पर एक्शन लिया है, सबको वार्निंग दी है, सबको नोटिस दिया है। खासकर ममता बनर्जी पर तो उन्होंने पूरा जो उनका बयान था सब कुछ पूरा टेक्स्ट लगाकर फिर उसके बाद कहा ये आपने कहा है, ये आपका जस्टिफिकेशन था, बताइए ये कैसे सही है। अब वहीं तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में, ममता बनर्जी के सपोर्ट में कई सारे दूसरी पार्टी के नेता आकर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो किया गलत किया। बीजेपी का उस तरफ कहना है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, जो जैसे बयान देगा उसे वैसे उस तरह की टोक मिलेगी अगर उन्होंने गलत किया है, मॉडल कोड का उल्लंघन किया है। आइए सुनते हैं। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने ममता दीदी पर प्रचार करने पर पाबंदी लगाई है, हमें लगता है ये उचित नहीं। एक राष्ट्रीय नेता जो पार्टी की प्रमुख है, उन्हें प्रचार से रोकना ये आदेश उचित नहीं है। कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग अपना आदेश वापस ले। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये फैसला सोच समझ के लिया और जाहिर है किसी को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है इस तरह की अपील करने के लिए कि आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती चाहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। अमित सिंह और नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज पर भी जाएंगे। थोड़ा चुनाव आयोग का रिएक्शन क्या है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर हमला बोला है उस पर वो चुनाव आयोग क्या कहता है, ये जरा नीरज से जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमित, एक बात बताइए, ममता बनर्जी इस तरह से धरने पर बैठी हैं, वो भी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, क्या 2018 के चुनाव जो है वो भूल गई? 2019 में जो हुआ वो भूल गई? उनकी अगुवाई में कैसे कोलकाता बॉम्ब और बंगाल जो है बॉम्ब फैक्ट्री बन गया, वो ये भूल गई? तो वहां पर तब गांधी जी कहां थे? क्या यह सवाल पूछना गलत है? और गांधीवाद कहां था तब ये क्या यह सवाल पूछना गलत है? वो जो कुछ भी करे सही, दूसरा कुछ भी करे गलत। वो अगर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति खेले तो वो सेक्युलर, लेकिन बीजेपी कम्युनल है।
क्या क्या जनता इसको नहीं समझेगी? देखिए, जो आनंद, जो चुनाव आयोग का फैसला है उसे असंवैधानिक करार दिया है, अलोकतांत्रिक करार दिया है ममता बनर्जी ने, और यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है। आपको याद होगा जब राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने पहुंची थी कोलकाता, जब आवास पर गई थी, उस वक्त भी ममता बनर्जी धर्मतल्ला पर अनशन पर बैठ गई थी। मैं यहाँ की एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जो बयान ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस का जवाब जो दिया गया टीएमसी की तरफ से, डेरेक ओब्रायन की तरफ से, उससे असंतुष्ट हुआ चुनाव आयोग, और फिर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। चुनाव आयोग क्यों असंतुष्ट हुआ इसकी भी जानकारी ममता बनर्जी को दिया है, लेकिन ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग के इस 24 घंटे के चुनाव प्रचार के बैन के खिलाफ है, और उन्होंने सीधा इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक करार देते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। हालांकि जब ये धरने पर बैठने के लिए यहाँ पर पहुंची तो ममता बनर्जी को केवल अकेले बैठने की, यहाँ पर धरने की इजाजत दी गई है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ पर अकेले ही बैठी हुई है। और यहाँ पर जो आसपास बताएं तो आसपास जो है ममता बनर्जी के थोड़े बहुत समर्थक हैं, जो आसपास की जो सड़कें हैं, जो धर्मतल्ला की तरफ जा रही है, एस्प्लैनेड की तरफ जा रही है, वो सभी जो सड़कें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। ममता बनर्जी जो है अकेले बैठी हुई है, पेंटिंग कर रही है लगातार। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेंटिंग कर रही है ममता बनर्जी, और चुनाव आयोग पर सीधे जैसे ही चुनाव आयोग ने उन्हें बैन किया, चुनाव आयोग पर हमला किया और कहा कि ये जो उनको खिलाफ बैन किया गया है कि वो 24 घंटे चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और धरना पॉलिटिक्स। उसके बाद ममता बनर्जी ने जब वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर एक दिन का पूरा अनशन और ये साइलेंट धरना और वहां बैठकर पेंटिंग करने से ममता बनर्जी जो कहना चाहती है ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी, तृणमूल कांग्रेस उसे पुश कर रहा है इस हैशटैग को, और ये भी कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जो किया गलत किया, चुनाव आयोग किसी के अधीन, किसी के इशारों पर काम कर रहा है। पर मैं आपको यहां दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने एक एक करके जिसने भी जिस तरह की टिप्पणी की है उनको उस तरह से उपरोक्त उन पर एक्शन भी लिया है। अभी हमने आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी को भी वार्निंग दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो कहा गलत कहा, उन्होंने जो टिप्पणी की है, इलेक्शन चुनाव आयोग ने कहा है कि देखिए ये वार्निंग है, इसके बाद फिर आपके खिलाफ एक्शन होगी। ममता बनर्जी को एक नहीं दो नोटिस गए थे। वहीं राहुल सिन्हा बीजेपी के जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए सेंट्रल फोर्सेस को चार क्यों मारे, 8 मारना चाहिए, उनको शोकॉज नोटिस इस बात की दिखाई है। तो इस पर भी चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि आप 48 घंटे आप कैंपेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की बातचीत करना, इस तरह की बातें करना लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। और स्ट्रिक्ट वर्ड्स में उनको कह दिया गया कि अब आप 48 घंटे प्रचार नहीं कर सकते। दिलीप घोष को ले लीजिए, जो बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनको कहा गया है कि जो आपने कहा, उन्होंने भी सेंट्रल फोर्सेस को लेकर कहा कि अब ऐसी घटनाएं और होंगी। उन्होंने भी फायरिंग को लेकर कुछ बातें की थी, और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कहा है कि हम आपको वार्निंग देते हैं, ये सब बातें आप नहीं करेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो जहां एक ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा है, वहीं शुभेंदु अधिकारी को वार्निंग, 48 घंटे का बैन राहुल सिन्हा पर, और दिलीप घोष को भी वार्निंग। तो क्या चुनाव आयोग एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड है? यह सवाल पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, जो बातें उनके संज्ञान में आ रही हैं वो जवाब तलब कर रहे हैं, नोटिस भेजकर जो कार्रवाई है वो की जा रही। पर क्या ममता बनर्जी पर जिस तरह से टीपा टिप्पणी की गई है, जिस तरह से एक्शन लिया गया है, तृणमूल कांग्रेस का ये रुख, क्या ये सही है? क्या बंगाल के वोटर इसको भाप जाएंगे? इसको किस तरह से देखेंगे? क्या इससे तृणमूल को फायदा होगा, या जिस तरह से ममता बनर्जी इस वक्त अकेली है तस्वीरों में, वो अकेली रह जाएंगी? नीरज कुमार हमारे साथ है। नीरज, एक बात बताइए, चुनाव आयोग को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज कह रही है तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप। राज्यसभा के एमपीज जैसे डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। कोई रिएक्शन है चुनाव आयोग का? देखिए, चुनाव आयोग का जो रिएक्शन है वो हमारे सामने है। 24 घंटे का बैन लगाना राज्य के मुख्यमंत्री को वो कम बड़ी बात नहीं है। और चुनाव आयोग के अंदर से जो हमें खबरें मिली है कि ये तो सिंबॉलिक है, एक प्रतीकात्मक तौर पे बैन लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से बार बार न सिर्फ भड़काऊ बयान बल्कि चुनाव आयोग पे हमला किया जा रहा है, उससे चुनाव आयोग नाराज है। और
चुनाव आयोग के साथ ममता बनर्जी और टीएमसी की यह दावत आज की नहीं है आनंद। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का माहौल पैदा हुआ था, 2016 के विधानसभा चुनाव में इस तरह के माहौल पैदा हुए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति हुई थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी माना जा रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति आएगी कि ममता बनर्जी पे बैन लगाना होगा चुनाव आयोग को, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से हमलावर है चुनाव आयोग पे, तो चुनाव आयोग को एक दिन का प्रतीकात्मक बैन करने का फैसला तो लेना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे थे, राहुल सिन्हा पे 48 घंटे का बैन है, दिलीप घोष को अभी नोटिस भेजा गया है। लेकिन इनके जो बयान है वो बयान भड़काऊ कहे जा सकते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग पे हमलावर वाले बयान नहीं है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाने वाले बयान नहीं है। राहुल सिन्हा के मामले में तो मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पे देखे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने थोड़ा ज्यादा ही 48 घंटे का बैन लगाकर उनको एक बयान दिया, उस पे नोट उनको 48 घंटे बैन लगाने का फैसला करके कहीं ना कहीं ज्यादा सख्त कदम उठाया राहुल सिन्हा के खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने अर्धसैनिक बलों को लेकर बयान दिया था कि 4 की जगह 8 लोगों को मारना चाहिए था। तो इस तरह के बयान चुनाव आयोग को पसंद नहीं है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी 3-4 चरणों का चुनाव बाकी है। और एक और अहम बात आनंद आपको बता दे कि देखिए, चुनाव आयोग ने जिस तरह से टिप्पणी की है ममता बनर्जी पर कि बार बार चुनाव आयोग को घेरे में लेने की कोशिश निंदनीय है। दूसरी बात, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त आपको घंटे दर घंटे एक तरह से एक नैरेटिव स्पिन करने की कोशिश करना और लोगों को और वोटर्स को, जनता को, वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश करना बहुत निंदनीय है। और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से उन्हें शोभा नहीं देता, वो जिस ओहदे पे हैं उसे शोभा नहीं देता, और चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रकरण को शोभा नहीं देता। चौथे चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण के चुनाव में बहुत तेजी आ चुकी है। और मैं बता रहा हूं आपको, दर्शकों को बताना चाहूंगा, 5, 6, 7, 8 इसमें से 5वां और 6ठा फेज डू और डाई है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। संजय सिंघल साहब क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूं। अभी एक भाई कह रहे थे कि जनता क्या करे, आपने उससे पूछा। मैं बोलता हूं जनता क्या करेगी। सुरेंद्र शर्मा की कुछ लाइनें हैं। जनता तो सीता है, जनता तो सीता है, अगर राजा रावण। एक कविता, अरे सुनिए भाई, सुरेंद्र शर्मा जी की कविता सुनाना चाह रहे हैं जी। जनता तो सीता है, अगर राजा रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और अगर राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास भेज दी जाएगी। जनता तो द्रौपदी है, अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण कर ली जाएगी, और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में दांव पे लगा दी जाएगी। सर, ये इलेक्शन है क्या? आम चुनाव। इसमें सड़े हुए कुछ आमों में से एक आम को सेलेक्ट करना, यह चुनाव है। अगर नोटा में 51% वोट देते हैं, उसके बावजूद भी विजेता वो होगा जिनको बचे हुए मत में से सबसे ज्यादा मत मिलता है। सर, संविधान में बहुत जगह बदलाव की जरूरत है। जनता को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव है कहां सर? आप बता दो प्रतीक जी, अगर चुनाव है। आई लव यू सर। क्या बात है। मैं एक लाइन कहता हूं, मोबाइल छीन के उतनी दूर फेंकूंगा कि घर तक नहीं मिलेगा। रुको, जय श्री राम। चुपचाप खड़े रहो ना। क्या नाम बताया आपने? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब, सैल्यूट करता हूं आपको। बड़ी बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिलती हैं, बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिल जाती हैं। जी मैं आ गया। ईमानदार आवाज के बाद त्रिवेदी जी नहीं हुआ, अभी चुनाव लड़वाएंगे इनको। रुको एक मिनट, इस बार में नंबर नहीं, अगली बार भरवाएंगे। 5 साल वेट करिए। क्या ना जी। थैंक यू न्यूज़ 18। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिखावे बहकावे और दिखावे की राजनीति है, दिखावे बहकावे की राजनीति है, और ये जाने कैसा शौर है, न जाने कौन किसका कोई और है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। मैं चंद पंक्तियां जनता की अदालत में कहना चाहता हूं कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्न। एक मिनट, मैं पक्का मोबाइल छीनूंगा तुम्हारा। चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्नता का मानो सारो साजो सामान है, चेहरे पर खुशी गर लबों पर मुस्कान है, न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है।
क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल सर। अनिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप कविता लिखते हैं? जी सर, मेरी कविता की किताब है, ISBN रजिस्टर्ड है और अमेजन में अवेलेबल है, अनकही बाय अनिल कुमार अग्रवाल। अच्छा, तो कविता जो है रजिस्टर्ड है सारी? सर। वाह साहब, रजिस्टर। एक जमाना था, आ रहे हैं भैया जी, रुको भैया जी। एक जमाना था जब लोग सिर्फ कविता लिखते थे। आज अग्रवाल जी जमाना आ गया कि लोग रजिस्टर्ड कविता लिखते हैं। मुझे मालूम है संकट उससे भी ज्यादा बड़ा है और उस संकट से निपटने के लिए वो तमाम सारी चीजें करनी पड़ी। थैंक यू सो मच। तुमसे ही देख के मैंने मास्क लगाया। मैं अभी तक मास्क नहीं लगा रहा था, मैंने तुमको देखा और मास्क लगा लिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हर्षिता शर्मा। क्या बात है। एक बार जोर से हर्षिता शर्मा के लिए ताली बजानी चाहिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच। सबक कहीं से भी आए, छोटे से आए, बड़े से आए, कहीं से भी आए, लेकिन सबक आना चाहिए। और हर्षिता को देख के मैंने भी आज मास्क लगा लिया। बहुत जरूरी है, देश में बहुत संकट, पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, लिहाजा मास्क बेहद जरूरी है। और आज मास्क लगा के आपसे मुखातिब। तो कस्तो हुंछे कैमरा चो, मेरा पता करना पड़ता है कि कौन बंगाली और कौन इधर नेपाली। बाजी, यहां पे जहां पे मैं मौजूद हूं, एक जबरदस्त जगह, ये इंटरनेशनल मार्केट, तमाम सारे व्यापारी यहां पे मौजूद, ये इंटरनेशनल मार्केट के नाम से यह जाना जाता है सिलीगुड़ी में, और यहां पे वो लोग मौजूद। मैं सारे जो प्रवक्ता हैं उनको स्वागत करता हूं। और मुझे आज पता चला कि जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं। कैसा गाते हैं साहब? आप तो सुना बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं सोचता हूं पहले आपसे सुन लिया जाए। तो आजकल तो मंच पे भी आप लोग गा ही रहे होंगे, तो सुना दीजिए साहब 2 लाइन, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मुझे आज किसी ने कहा कि टीएमसी के प्रवक्ता बहुत अच्छा गाते हैं, तो हो सकता है भाई राजू बिस्ता साहब भी गाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ये भजन हम लोग सभी गाएंगे। अच्छा, भजन गा रहे हैं? क्या बात है। कोई चंडी पाठ कर रहा है, कोई भजन गा रहा है। जबरदस्त है भाई जी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में भी मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। क्या बात है। हाँ जी, मुझे भी गानी पड़ेगी आपको। हाँ? चॉइस नहीं है, मुझे भी गानी पड़ेगी। पाजी पाजी हम আসছি একটু দাঁড়াও। राजू बिस्ता साहब कहते हैं मुझे भी गाना पड़ेगा, और एमपी साहब, यकीन मानिए पाजी, थोड़ा मेरे नजदीक आ जाइए। आज राजू बिस्ता साहब गाएंगे। पहले तो 15 सेकंड बोलने को होते हैं, लेकिन आज राजू बिस्ता साहब गाएंगे जी। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का, लेकर संदेश मोदी जी का, करके कुछ दिखाने का। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। एक हम सब भारतवासी, दुनिया को दिखलाने का, लेकर संदेश मोदी जी का, करके कुछ दिखाने का। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। वंदे मातरम। पाजी, क्या बात है। तो टीएमसी ने गाया, बीजेपी ने गाया, कांग्रेस की कुर्बे गावे कि ना गावे? गान करबे कि ना करबे कांग्रेस? ওটা তো হবে সিদ্দিকি वाला गान। দাঁড়াও। সিদ্দিকি वाला गान गाइबे। सिद्दीकी वाला गान गावे? ये कौन गान হচ্ছে? वो 50 करोड़ हिंदू को जो मारने वाला है वही। দাদা আমি জানি না, এটা আমি জানি না, এটা আমি বলতেও পারি না, लेकिन एक बात तो जरूर है, আমি দেখতে পারি कि কি রকম গান করবে কাংগ্রেস। কাংগ্রেস কি রকম গান করবে? आदरणीय
एमपी साहब, राजू बिष्टा जी और मेरे मित्रों सभी ने जो भजन गाया है, हम इससे बेलाइन कैसे हो सके। फिर मैं भी एक भजन गाता हूं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाजी जबरदस्त, सारे लोगों ने तो गा के बता दिया, लेकिन छेत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो मुझे नहीं मालूम क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। जी छेत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी गा रहा था, मैं भी कुछ एक बांग्ला में भजन गा लेता हूँ। बांग्ला में? क्या बात है दादा, की सुंदर बांग्ला बांग्ला दादा दादा देखो देखो। हाँ जी। যদি মরণ আমার সামনে আছে, তুমি জানবো যিশু গো তুমি রয়েছো পাশে, এমনি করে যে পার হয়ে যায় জীবন বাকি কতদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছে, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছে, আমি পাপের পথে আর ফিরবো না কোনোদিন। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? एकदम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। कैसे अच्छा है? इधर आओ, पास में आओ मेरे। अच्छा, क्या नाम हो गया? अच्छा, मेरा नाम है नकुल बर्मन, पुराने नाम है मुकुल राय। पुराना नाम क्या है? ऐसे मेरे कागज में तो नकुल बर्मन है, लेकिन आदमी बुलाता है मुकुल रॉय। क्यों? क्योंकि नाम ही दो है। गजब आदमी हो यार। तो दो नाम कैसे है? दिया है बाप, मैंने दिया है। पहले एक नाम दिया मुकुल रॉय, हाँ, और एक नाम क्या है? नकुल बर्मन। नकुल बर्मन जी। तो बोल कौन रहा है? मुकुल रॉय बोल रहे हैं या नकुल बर्मन? दोनों ही सोच लीजिए, दोनों ही बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए साहब, हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए। क्या बोलूं, अभी तो दीदी का तो खेल खत्म हो गया, अभी लंगड़ा पैर से क्या खेलेगा। इसका बाद में उसको जाना है पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ। अजी एक बयान आया और ममता दी, अब तो सर आई एम कमिंग। ममता दी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अपना वोट बंटना नहीं चाहिए, सारा वोट एक ही जगह जाना चाहिए। एक नोटिस इलेक्शन कमीशन से भी आ गया और उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं वो सारे एक ही जगह वोट डालें। उनका इशारा मुसलमानों की ही तरफ था, लिहाजा जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूं। तो ये आप आखिर क्यों? देखिए, मैं इस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन अभी चाय बागानों की बात राजू जी ने छेड़ दी। चाय बागानों की बात करने का इनको कोई हक नहीं है, चाहे पहाड़ के चाय बागान हो, चाहे डुवर्स के चाय बागान हो। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने डुवर्स में जो सभा की थी, उसमें कहा था हमने बीरपाड़ा और एक चाय बागान का नाम लिया था कि यह चाय बागान हमने खुलवा दिया है, जबकि वो चाय बागान बंद था और बंद ही रहा और आज तक बंद है। उस चाय बागान के लोग मोदी जी को खोज रहे हैं कि भाई हमारा चाय बागान आपने खुलवा दिया तो ये बंद क्या है। ये लोग हमेशा धोखा देने की बात करते हैं। और जहां तक आपने ये जो स्टेटमेंट की बात कही है, दीदी ने सभी के लिए कहा है। दीदी का एक लंबा भाषण था, उस भाषण के एक अंश को करके लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। बंगाल की जनता जानती है, 10 करोड़ बंगालवासी दीदी के साथ हैं। दीदी बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड। आज फिर बोला शर्मा जी, दीदी ने आज फिर बोला कि वोट बंटना नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा है वोट बंटना नहीं चाहिए। 10 करोड़ बंगाल के जो वासी हैं सभी का वोट एक जगह आना चाहिए और यही बंगाल की ताकत है, यही ताकत दिखाएगी। एक पांव टूटा है। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी भड़काऊ बयान देने के आरोप में चुनाव आयोग ने लगाई है रोक। आज रात 8 बजे तक नहीं कर पाएंगी प्रचार। बंगाल में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग सख्त। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार पर 2 दिन की रोक तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस भेजकर कल सुबह 10 बजे तक मांगा जवाब। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग की, साथ ही ठीक होने वाले लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को लिखी चिट्ठी में इलाज में लापरवाही का मुद्दा उठाया। बोले आईसीयू, कोरोना बेड और जांच में कमी जल्द दूर नहीं हुई तो लखनऊ में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन।
पूरे देश में कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में 1,61,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 879 लोगों की मौत हो गई। और जहां तक ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में फुलबारी डाबग्राम यानी सिलीगुड़ी से बिल्कुल सटा हुआ असेंबली है, वहां पे 35,000 वोटर बड़े हैं और उसमें से बहुत सारे वो हैं जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी है। और ये हमेशा से 30% लोगों को अपना एफडी मान करके उनकी राजनीति करते हैं। एक एमपी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कह सकता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है राजू जी, क्षमा कीजिएगा राजू जी। और बंगाल की इनको जवाब लेता हूं इनसे। देखिए, अगर ये सच्चाई से मुकर रहे हैं तो ये जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि 2 साल के अंदर में 35,000 वोट जो है फुलबारी डाबग्राम असेंबली में बढ़े हैं और उसमें से सबसे ज्यादा वो हैं जो इन्होंने जिनको ला करके वोट बैंक के खातिर बचाया। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, ये 30% को अपना वोट बैंक मांगते रहे, लेकिन आज नौबत यह आ गई कि ममता दीदी को मंच पे खड़े होकर के चंडी पाठ करना पड़ रहा है। इससे ये साबित होता है। कांग्रेस दबा दे, कुछ फिर बोल देना। अरे हमरा की क्या बोले, ये जो आदरणीय मेरे दार्जिलिंग के महोदय हमारे एमपी माननीय बिष्टा साहब है, मेरा मित्र है। अच्छा? हमारा तो बोलने का कुछ, ये जो बीजे मूल का जो टीम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको तो आपस में ये लड़ने दीजिए। ये जो सामग्रिक जो उन्नति है, पहाड़ के जो उन्नति है, बेरोजगारी है, इधर के कर्म संस्थान के लिए कोई बात नहीं है। खाली इधर में पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, आगे क्या होगा, कोई दिशा नहीं है। पहाड़ को दिशा दिखाने के लिए तो ये यूपीए 2 में हम लोग जो थे, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जो पी चिदम्बरम साहब जो था, उन्होंने जीटीए फॉर्मेशन किया। देश बेचते बेचते खत्म कर, इसी का देश में विष निकलने वाला है। ये खाली देश बेचने के लिए चक्कर में है। ये प्लेटफॉर्म बिक्री करेगा, रेल बिक्री करेगा, सब बिक्री कर देगा ये, और कोई काम नहीं करेगा। इसका काम ही है, बीजेपी का यही काम है, खाली देश को बिकना है और कोई काम करना नहीं है, बस खत्म। अच्छा बस। किसान आंदोलन जो चल रहे हैं 4 महीने से, अभी तक सरकार उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहिए आप लोग? हमको कहना चाहिए कि आपको कहना चाहिए? ये सही है कि गलत है? सरकार से पूछो। तो नाराज गए हो रहे हो? नाराज गए, हमसे क्या नाराज? सरकार पे नाराज है, मोदी सरकार पे नाराज है। कौन जिला? सुपौल जिला, बिहार से। बड़ा जोर करंट मारते हो यार। मोदी सरकार सारा वादा उसका झूठा है, पूरा झूठा। कौन? कोई पूरा नहीं कर सकता। कौन? मोदी सरकार। बाजी क्या बात है। हाँ। आपका घर मांगेगा तो आप घर दे देगा? नहीं देगा ना। अब मेरा टीएमसी से क्वेश्चन, जब जय शीष नाम से ममता दीदी को प्रॉब्लम है, अब चंडी पाठ क्यों? अब चंडी पाठ क्यों? ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का किया गया वो भी गलत नहीं। चंडी पाठ का उच्चारण ममता दीदी ने सारे गलत लिए। विष्णु माता बोलता है क्यों? ये अंदर क्या नाम है तुम्हारा? मंतोष कुमार पासवान। कौन जिला? जिला तो अभी तो सिलीगुड़ी का वासी हूँ मैं। उधर कौन सा जिला? बेगूसराय। पूरा चंडी पाठ आता है? देखिए, चंडी पाठ नहीं आता, किंतु हम दिल से करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। दिखावा नहीं करते हम लोग का। ममता नहीं जैसे दिखावा करता है। कौन? मंदिर जाता है, ठीक है, वो तो दिखावा हुआ ना। वोट के टाइम में और चंडी पाठ करेगा, वो दिखावा नहीं हुआ। और 10 साल कहाँ थी ममता बनर्जी? घर पे तो थी। यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए ना। बोलना नहीं, उल्टा सीधा बोले भगा देंगे यहाँ से। बिल्कुल उल्टा। चुनी हुई मुख्यमंत्री है, बड़े आदर के साथ, जैसे प्रधानमंत्री वैसे मुख्यमंत्री। ऐसा ही होना चाहिए। कोई उल्टा सीधा ना बोलना। प्रधानमंत्री का भी आदर है, लेकिन वो हमारा प्रधानमंत्री का आदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका, हम लोग का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री का हेड है, ठीक है।
तो क्यों नहीं करती है? मंत्री का तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है तुम्हारी कि आदर दोनों तरफ से। तो बात क्या करे, तुम तो भुला ही गए तुम। मैं बात यही कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी दिखावा कर रही है। वो वोट बैंक के लिए हिंदू को बहला फुसला रहा है और कुछ नहीं। हिंदू के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। दुर्गा पूजा के टाइम में उन्होंने दुर्गा पूजा का विसर्जन रोकने का काम किया, ठीक है। सरस्वती पूजा स्कूल में करने नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग का बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अच्छा कौन काम करते हो तुम? हाँ कौन काम है? काम? हाँ काम तो मैं सोनावेल्स महिंद्रा में करता हूँ। हाँ? सोनावेल्स महिंद्रा शोरूम में। रुको। कौन काम है? यहाँ पे काम कर रहे तो। कौन सा काम? सोनावेल्स ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में? अच्छा। कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बचपन से यहीं पे। बचपन में यहीं से? अच्छा बोलते हो तुम? वैसे बोलते अच्छा हो। राजनीति तो नहीं करोगे? ना, राजनीति करने नहीं, हम लोग देश संभालने आए हैं। अरे बाप रे, राजनीति करने नहीं आया, देश संभालने आया। क्या नाम बताया पासवान जी? मंतोष कुमार पासवान। मंतोष कुमार पासवान है, गजब पासवान जी। मैं आपका बहुत बड़ा प्रसंग हूँ। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। नेता लोग को तो आप 5 साल ही टाइम देते हैं। आज से 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था, वहाँ पे कोई इलेक्शन टाइम पर नहीं होता था, बूथ लूट होती थी। 20 साल पहले, जब से 20 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ पे कोई बूथ लूट नहीं होता है, कोई चुनाव में कोई नहीं होती। बंगाल में हमारे यहाँ लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। 10 साल में यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों की हत्या हुई है चुनाव के चक्कर में, हजारों लोगों की। जी, आपका कुछ कहना चाह रहे जी? ये क्या बोल रहा है भाई? बंद कर दिया, मुंह से बोलना ही बंद कर दिया। कहां से बोल रहे हो आप? क्या झूठ बोल रहे हो? बिहार में जंगल राज था कि नहीं था? आज यहाँ 10 सालों में इतने लोगों की मौत होती है। आज आप भैया जी, आप पूरे हिंदुस्तान में शो करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में शो। यहाँ पे लोगों को जितना डर का माहौल है। बिहार में कितनी जगह गए हैं? पूछिए बिहार में कितनी जगह, कितने जिले हैं, कितने शहर है, पूछिए तो। बिहार में सुनो, बिहार में आज भी जंगल राज है। अभी 3 दिन पहले मधुबनी के पास जो नरसंहार हुआ है, वो किस बात का संकेत देता है? ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो नरसंहार अभी हुआ है, उसके लिए कुछ करे। और यहाँ की कानून व्यवस्था देश की सर्वश्रेष्ठ कानून व्यवस्थाओं में एक है, इस पर उंगली उठाना। देखिए, जनता सच बोलती है और 34 साल तक बंगाल को सीपीएम ने लूटा और पिछले 10 साल में टीएमसी ने पीटा और यहाँ गुंडा राज की सरकार चल रही है। लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुए हैं। लोग अपने संविधान का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। आपको पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर के चलना पड़ता है। यह पश्चिम बंगाल की सच्चाई। और इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता वर्सेस टीएमसी है, ना कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि साइलेंस। देखिए, जिसकी आवाज थोड़ी सी धीमी है, उसके लिए आपको सुनना चाहिए। और छेत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि जो हमारा प्रिय भाई राजू बिष्ट जी ने जो कहा था कि 17 के आंदोलन में 13 लोगों को शहीद किसने बनाया? टीएमसी ने बनाया, जो बोला था ना। देखिए, उस वक्त उस टाइम में आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू दिखाकर सीआरपी किसने बचाए? और देखिए, बीजेपी ने, हम लोग ने इतना विश्वास किया बीजेपी को, और बीजेपी ने हम लोग ने बीजेपी को विश्वास किया था कि हमारा दोस्त केंद्र में मजबूत है और वो हमें कुछ ना कुछ करेगा बोल के हमने बीजेपी पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके एक आंदोलन किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? झूठा वायदा किया। आज तक बीजेपी ने बंगाल में गोरखा के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने गोरखा के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं इतना कहता हूं, लास्ट में खेला हो भी नहीं, खेला हो गया। खेला हो भी नहीं, खेला हो गया। जी, आ रहा हूं। अरे, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस इंटरनेशनल मार्केट के आप अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, बहुत बहुत स्वागत है साहब। क्या नाम, कुछ कहना चाहते हैं?
बस यही चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी की जो पार्किंग प्रॉब्लम है सबसे जल्दी उसकी निवारण हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पार्टी बोल रही है हाँ खेला हो, हाँ वो तो कह रही है खेला होवे, और एक पार्टी बोल रही है विकास करेंगे। ये कह रही विकास करेंगे, तो जनता कहाँ जाए? जनता कहाँ जाए? तो आप क्या है ना, आपका नाम क्या है? लोकराम गुप्ता। अजी लोकराम गुप्ता। लोकराम गुप्ता। गुप्ता जी, मन क्या कहता है? मन कहता है विकास हो गए। मन कहता है विकास। अरे तो फिर काहे के लिए हमको परेशान कर रहे हो इधर से? हाँ जी बोलो। 35 साल तो सीबीएम राज के यहाँ पे। 35 साल तो सीबीएम का रास्ता यहाँ पे। 35 साल में दादा परदादा पिताजी लोग जो कहानी बोलते थे, 35 साल जिस तरह सीबीएम हाल करके रखा बंगाल का, सुन के ही रोना आता था। दादाजी लोग पिताजी लोग बात करते थे। और 10 साल पीछे, 10 साल तो खेला ही हो रहा है। 10 साल तो खेला ही हुआ। 10 साल खेला हुआ, 10 साल खेला हुआ। जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ साहब। क्या नाम है? संजय सिंगल। संजय सिंगल साहब। संजय सिंगल साहब क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। अभी एक भाई कह रहे थे कि जनता क्या करे, आपने उससे पूछा। मैं बोलता हूँ जनता क्या करेगी। सुरेंद्र शर्मा की कुछ लाइनें हैं। जनता तो सीता है, जनता तो सीता है, अगर राजा रावण। एक कविता, अरे सुनिए भाई, सुरेंद्र शर्मा जी की कविता सुनाना चाह रहे हैं जी। जनता तो सीता है, अगर राजा रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और अगर राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास भेज दी जाएगी। जनता तो द्रौपदी है, अगर कौरव राजा हुए तो। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब अगर कोविड का कहर चारों तरफ है, कॉलेज और स्कूल बंद हो रहे हैं, तो एग्जाम कैसे होंगे? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार से, सेंटर से ये मांग की कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उसे स्थगित किया जाए, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परीक्षा होती है तो इससे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट बन सकते हैं और कई बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ आप LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। एग्जाम पोस्टपोन करना या कैंसिल करना सॉल्यूशन है, या फिर इसे एक हाइब्रिड तरीके से कि कहीं ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन और एकदम सैनिटाइज तरीके से किया जाए, इस पर विचार बहुत ज़रूरी है। चलिए गुजरात की ओर रुख करते हैं, जहां अहमदाबाद में एक अलग तकलीफ आ गई है। अगर आप देखें कि शहर के सिविल अस्पताल के बाहर ये तस्वीरें हैं जहां एम्बुलेंस का बहुत लंबा तांता, लंबी कतार लगी पड़ी है। कह रहे हैं, और वहाँ पर पेशेंट्स का ये कहना है कि जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो पूरी तरह से एडमिशन नहीं ले रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं, और उन्हें सीधा सिविल अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जहाँ पर 1800 बेड हैं और ये 1800 बेड भर चुके हैं। अब ये पेशेंट जाएं तो कहाँ जाएं, इसीलिए एम्बुलेंस की लंबी कतारें आपको दिख रही हैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, ये एक दिन बाद है जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को, ये कहकर कि आपके इंतजाम ठीक नहीं हैं। बिल्कुल आनंद, देखिए ये स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है, और जो मरीज के जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम
3-4 घंटे अलग अलग अस्पतालों में होकर आए और आखिर में कहीं पर उनको एडमिशन नहीं दिया, तो फिर जाके उनको सिविल का रास्ता दिखाया। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात समझिए आप, सिविल के पास अगर 1800 बेड है और सब मरीज अगर सिविल के और ही आएंगे तो सिविल की जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह की सिस्टम बनी है, वो पूरी की पूरी टूट जाएगी। ऐसे में सिविल पर दबाव बनेगा, सिविल के अधिकारियों पर दबाव बनेगा, सिविल में जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके स्टाफ हैं, उन सब पर दबाव। ऐसे में निजी अस्पताल क्यों इनकार कर रही हैं? जानकारी ये भी मिली कि वो पहले पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं है तो मरीज को दो। अब मरीज जहां पर ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है, अस्पताल क्यों जाता है? मरीज जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तभी वो अस्पताल की ओर जाता है। ऐसे में स्थिति बेहद उनकी, अगर लाचार बन गए हैं उन लोग और घंटों तक उनको सिविल अस्पताल में, चूंकि बेड अगर नहीं है तो कैसे उनको एंट्री भी मिलेगी? तो ये बेहद अधिकारियों को, निजी अस्पतालों को बात करनी पड़ रही है कि अगर नहीं आप कर रहे हैं तो आप पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर अधिकारी अपने एफर्ट उस तरीके से लगाएं या जो सिस्टम है उसको बनाने में लगे। तो बेहद चिंता की तस्वीरें यहाँ पर आनंद, जब हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन इसमें क्या करने वाला है, किस तरह के स्टेप्स लेने वाला है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए गुजरात से आगे बढ़ते हैं। जनक, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। वहीं मुंबई में कोरोना के हालात, अगर महाराष्ट्र की ओर रुख करें और नाला सपारा की बात करें तो लापरवाही इतनी की पूछे मत। यहाँ महाराष्ट्र में दिन ब दिन कोरोना का कहर इतना बढ़ता जा रहा है। केस लोड अगर देखें, टॉप 10 स्टेट्स में से महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन केसेस का महाराष्ट्र से आ रहा है। और वहां पर हालांकि इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी लोगों में लापरवाही का जो नज़ारा है वो बहुत ही चिंताजनक है। वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। मुंबई के नज़दीक ये नाला सोपारा इलाका है जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी ठीक जरूरी नहीं समझा। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत अब विदेशों में बनी वैक्सीन को भी भारत के अंदर आयात करेगा और उसमें से सबसे बड़ी बात है स्पुतनिक वी, जिसको कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है। तो उन्होंने जो है फॉरेन प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन को, जिनको कि EUA मिला है, यानी इमरजेंसी यूज अप्रूवल अन्य देशों में मिला है, उसकी क्लियरेंस, उसके वापस भारत के अंदर आयात की, इसको बास्केट ऑफ वैक्सीन फॉर डोमेस्टिक यूज, इसको अब जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने की बात करेगा। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने भी यही सुझाव लिखा था प्रधानमंत्री को कि देखिए, इसको आप थोड़ा सुलभ कीजिए, इसको थोड़ा आसान कीजिए, इस प्रक्रिया को इतना डिले मत कीजिए, क्योंकि भारत में अगर वैक्सीनेशन को के दर को बढ़ाना है तो फिर लोगों की तो फिर वैक्सीन के आयात की भी जो है इसको बढ़ानी पड़ेगी, रेट बढ़ानी पड़ेगी, अप्रूवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसको कल ही SEC ने अप्रूवल दिया है। रवि फोन पर रवि हमारे साथ हैं और भी डिटेल्स के साथ। रवि बताइए तो इनमें से कौन कौन से वैक्सीन है, क्योंकि स्पुतनिक वी को तो कल ही अप्रूवल मिल चुका है और बताया जा रहा है कि एंड ऑफ अप्रैल यानी और या फर्स्ट वीक मई तक पहला बैच जो है वो आयात किया जाएगा स्पुतनिक वैक्सीन का। आनंद, अभी क्योंकि 2 वैक्सीन भारत में ऑलरेडी लगाई जा रही है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, लेकिन स्पुतनिक को आज ही DCGI की तरफ से अनुमति मिली है। तो यानी कि अब 3 वैक्सीन भारत में जल्द ही लगनी शुरू होगी। लेकिन सरकार का, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला आया है, इससे असर ये होगा कि विदेश में जिन वैक्सीन को अनुमति विदेशों में मिल चुकी है और वहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उन वैक्सीन के भारत में भारत सरकार वहां पे पहले इंडिया में लेके आएगी। यहाँ पे सबसे पहले 100 लोगों पर वो वैक्सीन लगाई जाएगी और ये देखा जाएगा 7 दिन तक कि कोई किसी तरीके का साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या असर है, और इसके बाद फिर वो टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। तो इन 3 वैक्सीन के अलावा और तमाम जो वैक्सीन है दुनिया भर में जो लगाई जा रही है, उसके भारत में आने की अब जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है।
जी 60वां देश है भारत जिसको कि स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलेगा और इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब जल्द ही यहाँ भारत में मैन्युफैक्चर भी किया करेगा। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिएव की बात माने, उनसे मैंने बात की थी तो उनका कहना है कि ये रशिया इंडिया वैक्सीन है और हम जल्द ही जब तक कि समर आएगा यानी कि जुलाई अगस्त तक जुलाई तक हम हर महीने 50 मिलियन डोसेज बनाने की कोशिश करेंगे और दिसंबर 2021 तक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 करोड़ डोसेज पर मंथ हम भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत के कुछ डोसेज हैं जिसको कि हम इंपोर्ट करेंगे यानी कि अन्य देशों से लाकर भारत में उसे लेकर आएंगे और लेकिन इसके दाम जो हैं वो काफ़ी किफ़ायती होंगे। स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी रेशो 90% से ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से ऊपर किसी को भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसकी 2 डोसेज हैं और ये कॉकटेल वैक्सीन है यानी पहले डोज के बाद 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा और उसके 10 दिन बाद आपको कम से कम 90 to 91% एफिकेसी है, इसकी इम्यूनिटी है कोविड-19 के खिलाफ, इस कोरोना वायरस के खिलाफ। चलिए अब कोरोना के बढ़ते प्रकोप की बात करें तो उज्जैन में भी अब इनपुट्स आ रहे हैं। उज्जैन से भी कुछ जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंताजनक है। वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हालात ये हैं कि अस्पतालों में मरीजों के बेड जो हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। उज्जैन से एक अस्पताल की कुछ तस्वीरें ये सामने आई हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि वहां बेड नहीं होने की वजह से मरीज जो हैं फर्श पर लेटे हुए हैं जबकि कुछ मरीज कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये हाल है कि जब तक एक दिन पहले राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अस्पताल का दौरा किया था और अस्पताल में सभी सुविधाओं को मुहैया करने की बात और इसका दावा भी किया था कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि वहाँ पेशेंट्स जो हैं, मरीज जो हैं, उनके पास बेड नहीं है, वो फर्श पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से कई शहरों में अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन सप्लाई की आ रही है। अब मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचे इसलिए अब राज्य सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों को एम्बुलेंस का दर्जा अब दे दिया है, यानी और यही नहीं, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट। भोपाल, राजधानी भोपाल में तकरीबन 1,500 मामले बीते 24 घंटे में आए। कोरोना कर्फ्यू लगा है सर, मतलब इसके बाद तमाम जगह से शिकायतें मिल रही हैं ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की। देखिए, ऑक्सीजन बड़ी चुनौती है। जैसा आपने बताया कि संक्रमण भयावह स्थिति में है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, समस्या बहुत विकराल है, पर हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आज हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी आपूर्ति है, परंतु बड़ी समस्या है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होना, ऑक्सीजन आना, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, हम पूरी तरह से इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी तक कहीं ऐसी ऑक्सीजन की कमी वाली स्थिति नहीं है, परंतु चुनौती जरूर है और हम बिस्तर भी पूरी तरह से बढ़ा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना आए। रेमडेसिविर इंजेक्शन समुचित है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्टेशन को तो एम्बुलेंस का वो स्टेटस दिया ना, एम्बुलेंस का स्टेटस दिया है और ग्रीन कॉरिडोर भी हम बनाकर ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको लेके आएंगे। लेकिन सरकार के लिए मतलब अब जो कोरोना, बार बार सरकार कहती थी कि हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, लेकिन कोरोना कर्फ्यू। देखिए, दो बातें हैं। जो कोरोना, हम अभी भी बोल रहे हैं हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, लॉकडाउन हमने किया भी नहीं है, पर बहुत सारे शहरों के जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के सामाजिक संगठनों, व्यवसायिक संगठनों, जनता ने ये मांग की है कि यहाँ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। इसलिए ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। मनोज शर्मा जिन्होंने मंत्री से बात की हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, और दिवाकर भी जुड़ रहे हैं मुंबई से। मुंबई नाला सोपारा की जो तस्वीरें आई हैं उन पर बात करेंगे दिवाकर से, लेकिन पहले मैं मनोज से जानना चाहूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, क्या कंट्रोल में है कोरोना का सिचुएशन मध्य प्रदेश में? मनोज।
आनंद हाल बेहाल है। मतलब 24,000 बेड का सरकार दावा करती है, इसमें से आधे सरकारी सेक्टर में, आधे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सचमुच में हाल बेहाल है। क्योंकि आपने जो उज्जैन की तस्वीरें देखी, आप इंदौर से पता करिए, आप भोपाल में, अब भोपाल में तो ये हालत है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई अस्पतालों से ये आ रहा है कि मरीजों ने, उनके परिजनों ने शिकायतें की हैं। सरकार लेकिन कह रही है कि हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई प्रॉपर की है, कल शाम कुछ 6,000 और आ गए, ऑक्सीजन की हम लगातार सप्लाई कर रहे हैं। ये सरकार के दावे हैं, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है आनंद की जो मामले हैं, अब भोपाल में अभी तक का बीते 1 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। 1,500 मरीज एक दिन में 24 घंटे में आ गए। इस वक्त अपने इलाके में घूम रहे थे, पार्षद हैं यहाँ से कांग्रेस के योगेंद्र चौहान। ये देखिए भरे बाजार में, बीच में आप तो आज तो पूरा बंद था, तो आप बाजार में आप क्या देखने चले आए? ये मुझे खबर मिली थी कि अर्जुन नगर में जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मरीज आया है, तो उसको इलाज में एडमिट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं अर्जुन नगर जा रहा था, तो रास्ते में आप देखे तो मैं रुक गया यहाँ पर। और जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लगातार इस पर अब टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट पर अब वॉर फुटिंग पर काम करने की जरूरत है। लेकिन दिवाकर, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनोज आपसे हट रहा हूं क्योंकि समय कम है यहाँ अखाड़ा में। मैं आपसे जानना चाहूंगा दिवाकर, ये नाला सोपारा में हो क्या रहा है? लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? देखिए, खास तौर पर अगर देखें तो प्रशासन की भी लापरवाही इसमें है आनंद, क्योंकि अगर वो सख्ती बरतेंगे तो इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएंगी, इस तरह की तस्वीरें नाला सोपारा में सामने नहीं आएंगी। सबसे अहम चीज़ क्या है कि आनंद जो है, नाला सोपारा में इस वक्त बेड की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी है। और सबसे अहम चीज़ कि जो लोकल MLA हैं यहाँ के, क्षितिज ठाकुर ने भी ये PMO को ट्वीट किया था कि यहाँ नाला सोपारा में 3,000 एक्टिव केसेज हैं और इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कमी है उसके चलते मरीजों की मौत लगातार हो रही है। तो जो हालात हैं वो मुंबई से बिल्कुल अलग नहीं है नाला सोपारा में, लेकिन प्रशासन है कि वो लापरवाही बरते जा रहा है, सख्ती नहीं बरत रहा है। और एक अहम चीज आनंद ये, महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं असलम शेख, उन्होंने आज इशारा किया है कि बरतने की जरूरत है, मास्क पहनो इंडिया, यही हमारा आग्रह है। आज त्योहार का दिन है, पर्व का दिन है, अलग अलग पंथ में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। आप सबको शुभकामनाएं और फिर आप सबसे यही आग्रह है कि मास्क पहनो इंडिया। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।